हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एमएपीसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए थर्ड पेपर इजी नोट्स का। और ये जो सीरीज़ है इसमें भी बहुत सारे वीडियोस रहने वाले हैं। अभी तक जैसे आपने 1 और 2 कंप्लीट किया है वैसे ही आप थर्ड भी शुरू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। बिना किसी डिले के इस पेपर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टॉपिक शुरू करने से पहले एक दो बातें इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे करनी है। जैसे कि मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखाऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें पेपर के बारे में भी मुझे आपको बतानी है। तो इंडेक्स में हम आ जाते हैं, विच इज़ टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स है। यहाँ देख सकते हैं आप काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, अप्रॉक्स 36 टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। और ज़्यादातर आप देखेंगे कि थ्योरीज़ हैं। इस पेपर में थ्योरीज़ बहुत पूछी जाती हैं, तो मैक्सिमम थ्योरीज़ मैंने कोशिश की है कवर करने की आपके नोट्स में। और साथ ही साथ ये भी ध्यान दिया है कि कौन से वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा प्रीवियसली पूछे गए हैं। हालांकि इसका जो पेपर है इसके बारे में एक बात भी मैं आपको बताते चलूँ, थोड़ा ट्रुथ है जो मुझे बताना चाहिए आपको, वो ये है कि ये जो पेपर है ना आपका, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट फील होता है जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है। वो फीलिंग इसलिए रहेगी कि जैसे आप मान लीजिए आप ट्रेड थ्योरी पढ़ के गए ऑलपोर्ट की, तो वो आपको उसमें से बहुत छोटी चीज़ कुछ पूछ ली जाएगी बढ़ाकर एलैबोरेटिव वे में। छोटे छोटे टॉपिक को बड़े लेवल पे पूछ लिया जाता है और जब हम उन्हें बुक में सर्च करते हैं तो वो उतने डिटेल में होते नहीं हैं। ये इस पेपर में थोड़ा सा होता है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान हमने इजी नोट्स में रखा है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके लिए अच्छी बात यह है। और बाकी इस पेपर की मार्किंग बहुत अच्छी होती है। जब स्टूडेंट्स पेपर को देके आते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा फीडबैक नहीं आया है कि हाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट था पेपर को देख के। हालांकि मैं ये भी बता दूं आपको कि अभी तक हमारे इजी नोट्स में से ही पूरा 100% पेपर प्रीवियस 2 टाइम्स आया है, क्योंकि थर्ड एडिशन है ये। तो 2 बार इससे पहले इजी नोट्स में आ चुके हैं क्वेश्चन पेपर, और दोनों ही बार जो पेपर है वो 100% आया है इजी नोट्स में से। तो आपके लिए तो ये सिंप्लीफाइड है बात, या आपके लिए तो सब कुछ ईजी है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन पेपर देखकर बहुत कंफर्टेबल सा फील थोड़ा बहुत नहीं होता है, ऐसा स्टूडेंट्स का फीडबैक है। और मैंने भी जो पेपर्स उठा के देखे हैं उनमें ये चीज़ नज़र आई है, तो उसका हमने इस बार यहाँ ध्यान रखा है कि जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना जिनको बढ़ाकर पूछा गया है, अंदर आपको दिखेगा कि कार्डिनल ट्रेट्स फॉर एग्जाम्पल, अभी एक एग्जाम्पल है, ऐसा पूछा नहीं गया है। जैसे कार्डिनल ट्रेट जो है वो ट्रेट्स के टाइप में कहीं एक टॉपिक आता है छोटा सा, लेकिन वो उस पर कुछ बड़ा क्वेश्चन बना के पूछ देंगे। तो इस पेपर में डीपर नॉलेज ज़रूरी है, आप कितना भी बचें पर इस पेपर में डीपर नॉलेज ज़रूरी है। तो हम भी वही कोशिश करेंगे कि वैसे तो अभी हमारी सीरीज़ में 10 वीडियोस का चल रहा है, अगर थोड़ा बढ़ भी जाता है ना तो मैं पूरी कोशिश ये रखूँगी कि आपको एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दे सकूँ और हर चीज़ डीपर में समझा सकूँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। मैं ये देख लेती हूँ कि आज क्या क्या हो पाएगा, है ना। और मार्किंग बहुत अच्छी होती है, मैंने बताया इस पेपर की, तो मार्किंग में स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आते हैं, इसमें फेल तो कोई होता नहीं है और मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। आज पहले तो मैं ये टॉपिक 1 कंप्लीट करूँगी, विच इज़ नॉट एक्चुअली 1। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, ये वाला जो पहला ही टॉपिक आपको नज़र आ रहा है, एक क्वेश्चन 100% आना है, 100%। कुछ भी पूछ लेंगे, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का रोल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, मतलब ये रिपीटेड टॉपिक्स में से है कि पर्सनैलिटी क्या है और डिफरेंट फैक्टर्स का क्या रोल है। अब डिफरेंट फैक्टर में ये भी हो सकता है कि पर्सनैलिटी के साथ 5-5 मार्कर के 2 पूछ लें, या फिर एनवायरमेंटल एक पूछ लें, एग्जाम्पल के लिए 10 मार्कर का पूछ लें पूरा। तो यहाँ से तो एक क्वेश्चन आपका श्योर शॉर्ट है जो मैं आपको यहीं पे बता दूं, क्योंकि आज यहाँ से हम शुरुआत भी करेंगे। तो दिस इज सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। ठीक, तो एक तो आज हम 10 एक तरीके से 10 मार्कर का तो प्रिपरेशन आज पहले वीडियो में ही कर लेंगे। फिर देखते हैं आगे, मुझे थोड़ा सा उम्मीद नहीं है कि मैं इतना आगे तक जा पाऊँगी यहाँ तक। देखते हैं हम जहाँ तक भी पहुँचते हैं। तो पहले टॉपिक 1 से शुरू करते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं तो आपको देख के लगेगा कि जाने कितने सारे हमारे वीडियोज़ हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ है नहीं। जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। आइए शुरुआत करते हैं। पर्सनैलिटी एंड रोल ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। तो पहले तो समझेंगे पर्सनैलिटी क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं पर्सनैलिटी की। पर्सनैलिटी जो वर्ड है परसोना से बना है, और परसोना का मतलब होता है किसी पर्सन के बारे में उसकी आउटर लेयर को बताता है, यानी मुखौटा जिसको हम कहते हैं, मास्क। जो रोमन आर्टिस्ट जो होते थे वो थिएटर्स में यूज़ करते थे, मास्क पहनकर डिफरेंट एक्सप्रेशंस को दिखाते थे। तो वहीं से ये वर्ड जो है परसोना बना, और परसोना से ही पर्सनैलिटी डिराइव हुआ। तो पर्सनैलिटी भी ऐसी कुछ होती है कि आप जो दूसरे पर्सन को दिखाते हैं वही आपकी पर्सनैलिटी होती है। अच्छा, इस पेपर में एक इंटरेस्टिंग बात यह है, पेपर कोई भी पढ़ सकता है। वैसे तो आप इग्नू के स्टूडेंट से आप ही पढ़ेंगे और कोई दूसरा इसको ओपन करेगा नहीं, क्योंकि वो नहीं जानते। लेकिन फिर भी मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करती हूँ, ये सीरीज़ दूसरों को भी रेफ़र करती हूँ कि आप पढ़िए, तो क्योंकि पर्सनैलिटी के बारे में। तो पर्सनैलिटी क्या है? पर्सनैलिटी 2 मेजर पार्ट्स का एक सम अप है, एक सम है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे जितने फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी जो जिनके मेजर पे हमें जिनके बेसिस पे हमें मेजर किया जाता है कि कोई कितना लंबा है, छोटा है, ये सब फिजियोलॉजिकल फीचर्स हो गए जो बाहर से नज़र आते हैं।
हमारे दो तरीके के फीचर्स होते हैं, वो जो एक बाहर से नज़र आते हैं और एक जो नज़र नहीं आते अंदर होते हैं, क्वालिटेटिव फॉर्म में होते हैं। तो क्वालिटेटिव फॉर्म में यानी अंदर से होने वाले फीचर्स कौन कौन से होते हैं? हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारी अंदर की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हम कितने वाइज हैं, हम कितने खुशमिजाज हैं, हम कितने इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, राइट? तो वो छुपे हुए होते हैं हमारी पर्सनैलिटी के अंदर। तो हमारी पर्सनैलिटी दो डिफरेंट एट्रीब्यूट से मिलकर बनती है। एक हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरी होती है साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजियोलॉजिकल में हमारा वेट, हाइट, कलर, कॉम्प्लेक्शन, ये सारी चीज़ें जो ऑब्जर्वेबल होती हैं वो आ जाती हैं। दूसरे हमारी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें हमारा इंटेलिजेंट, एप्टीट्यूड, वैल्यूज़, मॉरल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रेट्स, हमारे लाइक्स डिसलाइक्स, ये सब कुछ जो हमारे अंदर होते हैं पर वो बाहर से नज़र नहीं आते जब तक हम उन्हें ना दिखाएं। तो अब हम अपनी हाइट किसी से नहीं छुपा सकते, अपना कलर किसी से नहीं छुपा सकते, वेट भी हमारा कोई आइडिया लगा सकता है, लेकिन हमारे अंदर की चीज़ें जो हमारी इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो हम जैसे दूसरों को दिखाएंगे वैसे ही वो देखकर बता पाएगा, राइट? तो ये दोनों मिलाकर जो है वो हमारी पर्सनैलिटी बनती है। जनरली लोगों से अगर हम पूछें तो वो पर्सनैलिटी को एक फिजियोलॉजिकल फीचर्स के फॉर्म में कहते हैं। आप किसी जनरल पर्सन से कहेंगे तो वो भी पार्ट होता है पर्सनैलिटी का, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना इंपॉर्टेंट हमारे इंटरनल फीचर्स होते हैं जो नज़र नहीं आते। तो पर्सनैलिटी रेफर्स टू द यूनिक एंड कंसिस्टेंट पैटर्न्स ऑफ थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर्स दैट डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर. It encompasses how people perceive the world, interact with others, and responds to various situations. पर्सनैलिटी जेनेटिक और एनवायरमेंटल दोनों ही फैक्टर से शेप होती है। ये बड़ी सिंपल बात है, मुझे नहीं लगता ये कोई डिबेटेबल बात है जिसमें मैं बहुत लंबा लेक्चर दूंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे हम दिखते हैं वो हमारे जेनेटिक, उसका रोल होता है, जेनेटिक मेकअप होता है, उसकी वजह से हम वैसे हमारी हाइट में, हमारी बॉडी शेप में, हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हमारे पेरेंट्स से हमको मिलती हैं। तो पर्सनैलिटी क्या है? यूनिक और कंसिस्टेंट पैटर्न है थॉट, फीलिंग और बिहेवियर का। अब यहाँ पे कंसिस्टेंट क्यों कह रहे हैं? यूनिक तो ऑफ कोर्स है ही, हर पर्सन की पर्सनैलिटी दूसरे से डिफरेंट होती है, तो यूनिक तो होती है 100%, लेकिन कंसिस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी कंसिस्टेंट ही उस फीचर की वजह से कहलाती है, हमारी पर्सनैलिटी ही उस फीचर की वजह से कहलाती है जो कंसिस्टेंट नज़र आता है। कोई ऐसा बिहेवियर जो फ्लक्चुएटिंग है वो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं कहलाएगा। ऐसा ट्रेट जो ओवर टाइम स्टेबल है हमारे अंदर, तब वो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन पाता है। पर्सनैलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हमारी पर्सनैलिटी यूनिक होती है, यानी हर पर्सन की पर्सनैलिटी यूनिक होती है, डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी होती है जो उन्हें दूसरे से अलग करती है। उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं। कंसिस्टेंसी भी होती है, यानी जो ट्रेट्स हमारे स्टेबल होते हैं, रिलेटिवली स्टेबल होते हैं अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे एग्जांपल के लिए एक पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और अगर वो किसी सिचुएशन में शांत रह के बिहेव करता है तो लोग कहेंगे अरे ये तो आज तो बड़ा शांत रह गया, ये तो इसे तो बहुत गुस्सा आता है, इसे तो बात बात पे गुस्सा आता है। तो वो पर्सन अपने गुस्से की वजह से जाना जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर हमने डिफरेंट सिचुएशन में वो एक गुस्से वाला टेम्परामेंट कॉन्टीन्यूसली देखा, राइट? वो स्टेबिलिटी रही, वो कंसिस्टेंसी बनी रही डिफरेंट सिचुएशन में, तो उसका एक बार का शांत होना उसकी पर्सनैलिटी में काउंट ही नहीं हो रहा है, राइट? और वो कब काउंट होगा? जब वो कंसिस्टेंटली अपना शांत वाला नेचर दिखाता रहे, तो लोग कहेंगे हाँ अब तो ये काफ़ी शांत हो गया, हमने कई बार इसे नोटिस करा है। तो ये कंसिस्टेंसी होती है जो पर्सनैलिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक है। ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनैलिटी इन्वॉल्व्स अ स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ ट्रेट एंड बिहेवियर। स्ट्रक्चर्ड होते हैं हमारे, जिस तरीके से कंसिस्टेंसी की बात हो रही है इसी तरीके से हमारा बिहेवियर भी स्ट्रक्चर्ड होता है, एक सेट फॉर्मेट होता है हमारा चीज़ों को करने का, वो हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। अडेप्टेबिलिटी, while stable, personality can show flexibility in response to life experiences and social influences. Adaptability जो है वो कंसिस्टेंसी का ऑपोजिट नहीं है, बल्कि एक अलग बात है। अलग बात कैसे है? कंसिस्टेंसी में तो हम उस बिहेवियर को लगातार देखते हैं। अब अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ, इसको समझिएगा। पहले एग्जांपल दे दूँ कि एक पर्सन जो है बहुत शांत नेचर का है, कोई भी कैसा भी बिहेव करता है वो हमेशा शांत रहता है, लेकिन किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ उसे बोलना चाहिए अगर वो नहीं बोल रहा है तो आप इससे किस में काउंट करेंगे? कंसिस्टेंसी में नहीं आएगा। इसका मतलब उसकी अडेप्टेबिलिटी वाला इशू है यहाँ पे, यानी जिस सिचुएशन में उसको रिएक्ट करना चाहिए वहाँ पर वो रिएक्ट करेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हम ये कह दें कि नहीं ये तो शांत ही रहता है तो इसे तो नहीं बोलना चाहिए। नहीं, उस सिचुएशन की डिमांड है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी में जो चेंज रिक्वायर्ड है अगर वो आ रहा है तो अडेप्टेबिलिटी भी हमारी पर्सनैलिटी का एक फीचर हो जाता है। नेचर में तो डायनामिक होता ही है, पर्सनैलिटी फिक्स नहीं है। भले ही हम कहते हैं कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, कोई चीज़ जो है वो कॉन्स्टेंटली में नज़र आनी चाहिए, लेकिन ग्रोथ हमारी होती है टाइम के साथ, उस ग्रोथ के साथ वो चेंजेस भी ग्रो होते हैं। मतलब अगर कोई पॉजिटिव फीचर है ना हमारा,
तो वो उम्र के साथ उसमें भी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो वो उस तरीके से ग्रोथ है, यहाँ पे डायनामिक है। बिहेवियर को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, हमारी पर्सनैलिटी हमारे बिहेवियर से बनती भी है, और उसके बाद हमारी पर्सनैलिटी की वजह से हमारा बिहेवियर रिफ्लेक्ट भी होता है। मतलब दोनों बातें कि हम जो लगातार बिहेव करते हैं उससे हमारी पर्सनैलिटी जानी जाती है, फिर हम जैसे जाने जाते हैं उसके हिसाब से हम बिहेव भी करते हैं। तो ये साइकिल चलती रहती है। अब आ जाते हैं, तो हमने पर्सनैलिटी के बारे में समझ लिया, और इसके अलावा भी बहुत कुछ आप पर्सनैलिटी के बारे में लिख सकते हैं। अपने पास से आपके पास इतना कुछ कंटेंट होगा कि अगर ये क्लास एक 2 वे क्लास होती तो आई एम श्योर आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त आंसर देते। तो टॉपिक ही ऐसा है, ये एक तरफ से बोलने वाला है ही नहीं, इट्स मोर अबाउट द डिस्कशन, पर कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंट जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करने में अपना रोल प्ले करते हैं। इस बात से तो आप कोई डिनाई नहीं करेंगे कि हर तरह के फैक्टर का हमारी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में अपना एक रोल होता है। तो हम हर तरीके के फैक्टर पे शुरुआत करेंगे। पहले साइकोलॉजिकल फैक्टर से शुरुआत करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप श्योर हैं, आप क्लियर भी हैं कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते क्या हैं। वो सभी फैक्टर्स जो हमारी पर्सनैलिटी पे इम्पैक्ट डालते हैं इन अ साइकोलॉजिकल वे, वो सभी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस बाय वेरियस फैक्टर्स एंड अमंग देम साइकोलॉजिकल फैक्टर प्ले अ क्रिटिकल रोल. These internal influences shape how individuals perceive themselves and the world, ultimately contributing to their unique pattern of behavior. जो मैंने बात अभी कही कि जिस तरीके से भी हम चीज़ों को हमारा बिहेवियर का पैटर्न होता है उससे हमारी पर्सनैलिटी बनती है और फिर उसी के हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। तो उसमें जो कॉग्निटिव फैक्टर हो गए या जो भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, कॉग्निटिव तो स्पेसिफिक हो गया, जो भी हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गए वो अपना रोल प्ले करेंगे। शुरुआत करेंगे कॉग्निटिव प्रोसेसेस से। हमारा थिंकिंग पैटर्न, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये सब अपना रोल प्ले करते हैं। जैसा हम इसको भी डेवलप करने में हमारा खुद का भी एक हाथ है। हम कैसा एनवायरनमेंट चूज़ करते हैं। आप ऐसे एनवायरनमेंट में बैठ जाइए जहाँ कोई प्रोडक्टिव बात नहीं होती, आप धीरे धीरे एक ऐसे पर्सन बनते चले जाएंगे जिसको कुछ भी क्रिएट करने का मन नहीं करेगा, कुछ ग्रोथ के बारे में सोचने का मन नहीं करेगा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले आपने चूज़ किया ऐसे एनवायरनमेंट में बैठना, ऐसे लोगों के साथ लेना आपने पसंद किया, जिस आपकी चॉइसेस थी वो, जिसकी वजह से अब आपकी पर्सनैलिटी बन रही है, राइट। तो अब आपकी थिंकिंग ही ऐसी हो गई है कि क्या करना है, टाइम पास करो, या क्या करना है पढ़ाई करके, पढ़ाई में क्या रखा है। ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं? ये थॉट्स अब आपकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, पर इन थॉट के पीछे भी आप जिम्मेदार हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, जैसे भी है, आप चाहे दुनिया को दोष दें, लेकिन आपका सबसे बड़ा रोल आप ही का होता है उसमें। हाँ भाई, सबसे पहले हम तो अपने ही हाथों में है ना। हमारा सबसे बड़े कंट्रोल मैकेनिज्म कहाँ है? हमारे खुद के अंदर है। फिर तो कोई और हमें कंट्रोल करेगा। मतलब हम दूसरे के लिए तो हम एक आउटसाइडर हैं, पर अपने लिए तो हम खुद हैं जो हैं। तो इसीलिए ज़रा फिलोसॉफिकल ना हो जाऊँ मैं, तो यहाँ पे खुद को रोक लेती हूँ। कॉग्निटिव प्रोसेसेस में हम बात कर रहे हैं कि जैसे अ चाइल्ड हु लर्न्स टू इंटरप्रेट सिचुएशंस पॉजिटिवली मे डेवलप एन ऑप्टिमिस्टिक एंड रेजिलियंट पर्सनैलिटी, व्हाइल नेगेटिव कॉग्निटिव पैटर्न्स कैन लीड टू विड्रॉन और एंग्शियस टेंडेंसीज। तो जिस तरीके का थॉट पैटर्न को हम अट्रैक्ट करेंगे वैसा ही हम अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू रिफ्लेक्ट करेंगे। सिंपल है। बात करते हैं इमोशंस एंड अफेक्टिव एक्सपीरियंसेस की। इमोशनल एक्सपीरियंसेस स्पेशली इन अर्ली लाइफ आर डीपली कनेक्टेड टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब इमोशनल में क्या होता है? इमोशनल में हम अकेले जिम्मेदार नहीं हैं। हम हर बात पे भी ये नहीं कहेंगे कि हम सिर्फ के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। इमोशन में क्या होता है? जैसे बच्चे हैं, वो कैसे एनवायरनमेंट में उनकी ग्रोथ हो रही है, कैसे में वो बड़े हो रहे हैं, वहाँ जिस तरीके के इमोशंस उनको मिल रहे हैं। जैसे छोटे बच्चों को अगर नेग्लेक्ट किया जाए, किसी बच्चे को अब्यूज़ किया जाए, कोई किसी तरीके का सेक्सुअल हरेसमेंट उसके साथ हो, तो उसके इमोशनल लेवल पे वो बहुत डैमेज हो जाएगा। अब इमोशनल लेवल पर एक डैमेज्ड पर्सन, उसकी पर्सनैलिटी इमोशनल लेवल पर कैसी होगी, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा होगा आगे चल के, उसका इमोशनल क्वेश्चन कैसा होगा आगे चल के, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पर पर्सन को पहले तो प्यार और केयर बचपन से मिलता है, उसी के हिसाब से वो आगे अपने इमोशंस को बिल्ड कर पाता है। तो बहुत बड़ा रोल होता है हमारे आसपास का, सोसाइटी का, लोगों का, हमारी फैमिली का। तो ये वाली बात हो जाती है। अच्छा, इसमें भी जेनेटिक रोल प्ले करता है। जैसे कुछ लोग होते ही हैं, उनको डिफ़िकल्ट एनवायरनमेंट मिलता भी है। बच्चों की मैं बात कर रही हूँ, बड़ों की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। हम सब तो अपने इमोशंस को मैनेज कर ही लेते हैं, लेकिन बच्चे भी कर सकते हैं अगर वो एक स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट यानी स्ट्रॉन्ग जेनेटिक मेकअप अगर उनका है, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन आने के बाद भी वो ओवरकम कर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे आगे चल के सक्सेसफुल भी होते हैं लाइफ में। तो ऐसे में जो भी उनके इमोशनल और अफेक्टिव एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट उनकी पर्सनैलिटी भी होगी। तो इसका मतलब ये भी रोल प्ले करते हैं। ये भी ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो हमारी पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में हेल्प करता है। मोटिवेशन एंड नीड्स। मोटिवेशनल थ्योरीज मैस्लो के हायरार्की की नीड्स हैं, ये भी बताती हैं कि अगर पर्सन की साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल ना हो
तो उनकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत डिस्टर्ब नज़र आएगी, उसकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ नहीं नज़र आएगी। इसकी एक सिंपल सी बात ये भी है, जैसे ये इस किस लेवल पर आप समझ सकते हैं, ये आप एडोलेसेंस में देख सकते हैं। एडोलेसेंस और उसके बाद जो अर्ली अडल्टहुड का फेज़ होता है, आप पढ़ चुके हैं सेकंड पेपर, तो अब तो सारी स्टेजेस समझ में आ रही होंगी मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। अर्ली अडल्टहुड में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हार्ट ब्रेक के थ्रू जाते हैं। सबकी लव लाइफ या सबके रिलेशनशिप इश्यूज़ हमेशा अच्छे नहीं चलते, रिलेशनशिप पैटर्न अच्छे नहीं चलते, वहाँ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो ऐसे में पर्सन इस वाले पार्ट पर इमोशनली डैमेज हो जाता है। अगेन जैसे हमने बच्चों के बारे में बात करी, अगर उनको बचपन में चीज़ें ठीक से ना मिलें तो वो डैमेज फील करते हैं। उसी तरीके से बड़े होने पर भी कई बार आप अच्छे से अपनी फैमिली से चलते आ रहे, सब कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा धोखा जो है वो एक्सपीरियंस कर लिया, बहुत सारा बिट्रेयल आपको मिला, कोई किसी तरीके का फियर मिला, कुछ थ्रेट्स फील किया आपने, तो वो सारी चीज़ें भी जो होंगी ना, वो हमारी हमारी नीड्स वहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो पाई, जो उस स्टेज पे आके हमें चीज़ें मिलनी चाहिए थी टाइमली, जिसकी वजह से पर्सनैलिटी डिस्टर्ब होगी। सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम, हम खुद को कैसा मानते हैं, अपने बारे में हमारे थॉट्स कैसे हैं, ये भी मैटर करते हैं। यानी हमारा खुद के बारे में क्या विचार है, हम खुद को कैसे एस्टिमेट करते हैं, हम किस तरीके का एस्टिमेशन है हमारा खुद के बारे में, क्या वैल्यू हम अपने बारे में होल्ड करते हैं, क्या हम अपने बारे में एक पिक्चर बनाते हैं कि किस तरीके के पर्सन है, पॉजिटिव नेगेटिव। आप सभी अपने बारे में कुछ ना कुछ थॉट रखते होंगे, आप खुद को पसंद करते होंगे, जैसे मैं अपनी फेवरेट हूँ वाला स्टेटमेंट होता है ना, वैसे ही आप या तो खुद को बहुत पसंद करते होंगे, खुद से बहुत प्यार करते होंगे, या खुद के टुवर्ड्स आप पिटी रखते होंगे, सिंपैथी रखते होंगे कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मेरी लाइफ तो ऐसी चलनी है, कुछ तो थॉट आपके मन में होगा, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने बारे में नेगेटिव वैल्यू रखते हैं। अब वो उतना ऐसा नहीं कि हमेशा नेगेटिविटी थ्रो करेंगे, पर आपको उनकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ दिख जाएगी बहुत आसानी से। दो बातें भी नहीं कहेंगे, वो आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये पर्सन जो है कॉन्फिडेंट नहीं है। बात के तरीके से, एक डिस्कशन हो रहा है, वो अपना इनपुट नहीं दे पा रहे हैं, वो बात नहीं कह पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं नॉलेज में लैक कर रहे हैं, वो इमोशनल लेवल पे लैक कर रहे हैं। तो किस तरीके का आपने अपने बारे में कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है, आप उन्हें नॉर्मल एक्टिविटीज़ में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में ही रिफ्लेक्ट करते हैं, अलग से कुछ नहीं करना पड़ता, और नेचुरल फ्लो में होती हैं सारी चीज़ें, इसीलिए लोग परसीव कर लेते हैं। तो ये हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ एस्टीम हो गया। लर्निंग एंड कंडीशनिंग, यानी कि बिहेवियरिस्ट थ्योरी ये भी कहती है कि रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग, कंडीशनिंग कैसी हुई है हमारी, हमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ कैसी मिली हैं, इनसे भी हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। ऑफ कोर्स होती है, अगर आपको जिन चीज़ों की समझ है, नॉलेज है, लर्निंग आप कर रहे हैं, उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी औरों से डिफरेंट दिखेगी, राइट। ये होता ही है। डिफेंस मैकेनिज्म, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि हमारे साइको एनालिटिक्स में से आता है। वो ये कहती है कि हमारे जो अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, जिनको हम डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं, मतलब ऐसी नेचुरल स्ट्रैटेजीज जो हम बिना प्लान करे कर रहे होते हैं, वो भी हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। जैसे किसी की झूठ बोलने की हैबिट है, एक्सक्यूजेस देने की हैबिट है, तो इट्स अ काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। वो पर्सन कर रहा है, वो इतना उसकी पर्सनैलिटी में एम्बेड हो चुकी है कि वो कर रहा है, उसे तो पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। तो इस तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म भी हमारी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करती हैं। कोपिंग स्ट्रेटजीज, हम किस तरह से अपने स्ट्रेस को हैंडल करते हैं, कैसे कोप करते हैं, इससे भी फ़र्क पड़ता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो कि हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। अगर आपको इनके अलावा भी कुछ पॉइंटर्स ऐसे माइंड में आ रहे हैं जो आप रखना चाहते हैं, आपको लगता है लिस्ट आप बढ़ा सकते हैं, यू मोस्ट वेलकम। आप अपने एक्सप्लेनेशन को अपने तरीके से कर सकते हैं। बात करेंगे रोल ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर। पर्सनैलिटी को डेवलप करने में बायोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल्स कम, कंटेंट टू द पॉइंट ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपनी कहानी आपको नहीं बनानी है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो भी पर्सनैलिटी को शेप करने में अपना रोल प्ले करते हैं। जेनेटिक्स और हेरिडिटी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। उसमें से हेरिडिटी की अगर हम बात करें, कुछ ट्रेट्स हैं हमारे, टेम्परामेंट, इमोशनल सेंसिटिविटी एंड एक्टिविटी लेवल्स आर ऑफ्टन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। बहुत कुछ ऐसा होता है हमारे बिहेवियर में जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है, उससे हमारी पर्सनैलिटी शेप होती है, तो ऑटोमेटिकली जीन्स जो हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। हमारा जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है, नर्वस सिस्टम है, द ब्रेन कंट्रोल्स बिहेवियर, थिंकिंग एंड इमोशन। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जहाँ से बहुत सारे डिफरेंट इमोशंस हमारे रेगुलेट होते हैं। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है, अगर वहाँ पे किसी भी तरीके का इशू है, नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑटोमेटिकली हमारे बहुत सारे ऐसे इमोशनल इश्यूज़ हैं जिन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, और उसके बाद हमारी पर्सनैलिटी उस तरीके से रिएक्ट करेगी, मतलब हमारी पर्सनैलिटी दिखेगी। तो ब्रेन का स्ट्रक्चर और नर्वस सिस्टम भी एक अपना रोल प्ले करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड हार्मोन्स,
केमिकल्स इन द ब्रेन जैसे डोपामीन, सेरोटोनिन, कॉर्टिसोल, ये जो होते हैं ये पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। अगर डोपामीन का लेवल हाई है तो पर्सन एंथुजियास्टिक ज़्यादा होगा, सोशियबिलिटी पे हाई दिखेगा, और सेरोटोनिन का जो लेवल है अगर वो लो है तो मूड इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, इम्पल्सिवनेस ज़्यादा होती है। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स का और हार्मोन्स का भी अपना एक रोल रहता है। हमारी जो फिज़िकल अपीयरेंस और हेल्थ है वो भी हमारी पर्सनैलिटी पे अपना इम्पैक्ट डालती है। अगर लगातार कोई पर्सन बीमारी से सफ़र करता रहे तो आप देखेंगे ना कि उसकी उसकी खुद के टुवर्ड्स एक अप्रोच, सेल्फ कॉन्सेप्ट भी उसी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा, चीज़ें वैसे ही रिएक्ट करने लगेंगी। अगर कोई पर्सन है लगातार क्रॉनिक इलनेस से सफ़र कर रहा है तो काफ़ी रिजर्व हो जाएगा, या फिर फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा। तो फिज़िकल अपीयरेंस और हेल्थ भी मैटर करती है। टेम्परामेंट भी होता है। टेम्परामेंट रेफर्स टू द नेचुरल मूड और बिहेवियर स्टाइल अ पर्सन इज बॉर्न विद। किस तरीके के टेम्परामेंट को पर्सन शो कर रहा है उसका भी डायरेक्ट बायोलॉजी से लिंक होता है, वो भी उसी हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो डिफरेंट बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो पर्सनैलिटी के लिए ग्राउंड वर्क क्रिएट करते हैं, और जिसकी वजह से जो भी हमारी पर्सनैलिटी है, जैसे भी हमारी पर्सनैलिटी है वो वैसी नज़र आती है। डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्या रोल होता है हमारी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में। एनवायरमेंटल फैक्टर में वो सभी चीज़ें आती हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं। आप सोचिए वो कौन कौन से लोग हैं जिनसे प्रभावित होकर, जिनसे इन्फ्लुएंस होकर हम वैसा बिहेव करने लगते हैं जैसा हम एक्चुअल में होते नहीं हैं। ये अच्छे नोट पर भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छे नोट पे कैसे हो सकता है, जैसे टीचर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट को गाइड करते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मॉरल वैल्यूज़ देते हैं, तो वो बिहेवियर मॉडिफाई भी होता है। तो एनवायरनमेंट फैक्टर का भी रोल होता है कि हमारी पर्सनैलिटी पॉजिटिव साइड में जाएगी या नेगेटिव में। तो सिंपल पॉइंट्स हैं, थोड़ा क्विक भी चल सकती हूँ मैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स जहाँ पर बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए वहाँ डिस्कशन करेंगे भी नहीं। बहुत ऐसी बातें आगे आएंगी जिनमें बहुत डीपर हमें एक्सप्लेन करना होगा। फैमिली एनवायरनमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमारी फैमिली होती है जिससे इन्फ्लुएंस होकर हम आगे बढ़ते हैं। मतलब एक बच्चा जो है, हम कहते हैं ना कि ये जैसा बिहेव कर रहा है अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी जैसा बिहेव कर रहा है वो अपनी फैमिली को दिखा रहा है कि उसकी फैमिली में ऐसा होता होगा तभी ऐसा कर रहा है। तो ये बात कहाँ से उठती है, ये सबसे पहले बात यही हो जाती है कि फैमिली का एनवायरनमेंट सपोर्टिंग है, वार्मिंग है, कॉन्फिडेंट लोग रहते हैं, केयर करते हैं एक दूसरे की, तो वो पर्सनैलिटी में दिखेगा। और अगर एक अब्यूज़िव फैमिली से कोई पर्सन है, घर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहता है, लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो ही बच्चे के अंदर आएगा, वही बच्चा आगे चल के उसकी पर्सनैलिटी हमें देखने को मिलेगी उस तरीके से। इसके अलावा नॉट जस्ट द फैमिली, हमारे आसपास के लोग भी हमें इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि सोशल लर्निंग होती है। हम जो भी दुनिया में देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उससे हम सीख रहे हैं। हम चाहे ना चाहे हम सीख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो बच्चे सीखते हैं। तो ऐसे में जिस एटमॉस्फेयर में बच्चा रहता है, उस एनवायरनमेंट में क्या चीज़ें हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, कैसा सर्किल है, स्कूल कैसा है, स्कूल में साथ में पढ़ने वाले दोस्त कैसे हैं, किन के संग वो पढ़ रहा है, बैठ रहा है, चीज़ों को कर रहा है, ये सब भी फैक्टर्स बन जाते हैं। कल्चरल एंड सोसाइटल फैक्टर, हमारी सोसाइटी में जो डिफरेंट रूल्स बने होते हैं, सेट्स होते हैं, उनका भी फ़र्क पड़ता है। यानी जिस भी कल्चर को हम बिलोंग करते हैं उस कल्चर के हिसाब से हम बिहेव करेंगे। अगर हमारे कल्चर में किसी काम को करना गलत नहीं है तो उस पर्सन को ये फील ही नहीं होगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। और अगर हमारे कल्चर में वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, उन वैल्यूज़ को फॉलो करना बहुत मस्ट है, तो ऐसे में उस बच्चे के अंदर धीरे धीरे वही चीज़ें आएंगी, और बच्चे के अंदर ही क्या, बड़े होकर भी हम सब चीज़ों को लेकर आगे चलते ही हैं। एजुकेशन और स्कूलिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए स्कूल सेलेक्ट करते हैं, एजुकेशन सिस्टम डिसाइड करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो जिस ब्लैंक स्लेट को भेज रहे हैं वो कैसी बाहर निकल कर आएगी, क्या बनकर उसमें चीज़ें होंगी, वो इस पर बहुत इम्पैक्ट करेगा। अब स्कूल्स में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मिलकर साथ में अपना अपना पर्सनैलिटी का कंट्रीब्यूशन करते हैं। जैसे अगर एक टीचर है वो स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रखती हैं बच्चों को तो डिसिप्लिन ज़्यादा होगा। अगर कोई बहुत ज़्यादा प्यार से रखती हैं तो बच्चों का नेचर उस तरीके से होगा, तो वहाँ पे भी लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। तो यहाँ से भी एनवायरनमेंट एक बनता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट होता है। हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे लिए बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है। हम जो एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं वो तो हमें किसी स्कूल के कोई टीचर नहीं सिखा सकते। हमारे अपने एक्सपीरियंसेस ही हमारे सबसे बड़े टीचर होते हैं। तो वो हमारे लिए एक एनवायरनमेंट बिल्ड करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमने सीखा है ना, जैसे किसी चीज़ को लेकर अगर मन में फियर है तो उसी के जैसा अगला काम करना है तो ये चीज़ लगेगी कि अरे इस काम में तो खतरा है। तो वो एक एनवायरनमेंट है, साइकोलॉजिकली ज़रूर चल रहा है लेकिन एनवायरनमेंट तो है। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लाइफ में अगर ज़्यादातर देखें तो रोल मॉडल्स हो जाते हैं हमारे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जिनको हम कहते हैं। उनको देखकर लोग वैसा करने लगते हैं, बच्चे वैसा करने लगते हैं और वो बिहेवियर अडॉप्ट करने लगते हैं। तो एक एनवायरनमेंट है जो मीडिया और टेक्नोलॉजी के थ्रू ग्रो हो रहा है और वो तो मिल ही रहा है, आप उसको भी नहीं रोक सकते। उस
को भी उसके थ्रू भी मॉडलिंग होती है। आते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारी ऐसी चीज़ें जो हमारे फिज़िक को, हमारी हेल्थ में कंट्रीब्यूट करेंगी, हमारे फिज़िक को रिप्रेजेंट करेंगी, वो सब पार्ट जिनसे हमारा मोस्टली आउटर स्ट्रक्चर इम्पैक्ट होता है और इनर भी हो सकता है, इनर लेकिन फिजियोलॉजिकल सेंस में, यानी हमारा इम्यून सिस्टम कैसा है, हमारा इंटरनल हेल्थ कैसी है, वो सब चीज़ें। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो हमारे इसको प्ले करते हैं उसमें कुछ चीज़ें तो कॉमन हो जाती है, जैसे ब्रेन की फंक्शनिंग, राइट। ब्रेन जो है वो कंट्रोल सेंटर होता है जितने भी हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस हैं। अच्छा, हमने कहा हम हमारे सोचने समझने का तरीका हमने साइकोलॉजिकल में समझा था ना कि हम किस तरह से सोचते हैं, कैसा फील करते हैं, क्या परसीव करते हैं, कितना मेमोराइज कर पाते हैं, कितना फिल्ट्रेशन कर पाते हैं, डिस्क्रिमिनेट कैसे करते हैं। ये सब काम हो तो ब्रेन से ही रहे हैं। हमारी फंक्शनिंग ज़रूर साइकोलॉजिकल है लेकिन उसका मैकेनिज्म तो प्रॉपर बायोलॉजिकल ही है। तो यहाँ पर वही चीज़ इसीलिए कनेक्ट हो जाती है कि जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो कैसी है और वो किस पे डिपेंड करेगी। जैसे कि जो भी हमारा जैसे हमारी ओवरऑल हेल्थ है, यानी हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। सिंपलर वे तो ये हुआ कहने का कि हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। अगर किसी का डेवलपमेंट डिले रहा, उसकी जो ग्रोथ डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट आया नेगेटिव, तो उसी हिसाब से उसका ब्रेन का भी डेवलपमेंट रहेगा और ब्रेन के डेवलपमेंट की वजह से ही आगे चल के वो डिफरेंट फीचर्स को जो पजेस करेगा वो यहाँ से लिंक्ड होते हैं, जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में हो सकते हैं। तो ब्रेन की फंक्शनिंग एक फैक्टर हो जाती है। एंडोक्राइन सिस्टम, डिफरेंट हार्मोन्स, ये आपने अलग अलग पार्ट में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है क्योंकि चीज़ें तो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, लेकिन जब आपको आंसर लिखना है तो कहाँ पे किसको हाईलाइट करना है ये ज़रूरी समझना है। तो डिफरेंट हमारे हार्मोन्स होते हैं, उनके वो डिफरेंट मूड को हमारे रेगुलेट करते हैं, हमारे बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से वो भी एक तरीके का फैक्टर बन जाते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अब हम थोड़ा स्पेसिफिक हो गए यहाँ पे आके। नर्वस सिस्टम में हम ऑटोनॉमिक की बात करें तो हमारे इन्वॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस को, जैसे हार्ट रेट, डाइजेशन, इनको रेगुलेट करता है। तो जिनका हाईली रिएक्टिव ऑटोनॉमिक सिस्टम होता है वो स्ट्रॉन्गर इमोशनल रिएक्शन फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जबकि इसका ऑपोजिट होने पर लोग स्ट्रेस और एंग्जाइटी में जल्दी आ जाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए। हमारी फिजिकल कंडीशन कैसी है, हमारी हेल्थ कैसी है, यानी हमारी डिसेबिलिटीज़ हो गई या हमारी कोई क्रॉनिक इलनेस है, एनर्जी का लेवल, ये सब चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं। आप देखिए, अगर कोई पर्सन किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी रखता है तो आप उसको दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में उतना कॉन्फिडेंट नहीं देखेंगे नॉर्मली। मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मली हम नहीं देखेंगे। उसे कहीं ना कहीं फील होगा कि कुछ ना कुछ मुझ में कम है। तो वो भी एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है कि हमारी फिजिकल कंडीशंस कैसी हैं, हमारी हेल्थ कैसी है। सेंसरी प्रोसेसिंग, जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने एनवायरनमेंट से रिसीव करते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू हम तक पहुंचती है। तो हमारी सेंसरी प्रोसेसिंग कैसी है, यानी हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो कितने फिट हैं, वो भी रोल प्ले करेंगे हमारी पर्सनैलिटी में। जैसे अगर हम मान लीजिए किसी पर्सन को ईयर रिलेटेड इशू है, वो नहीं सुन पाता है ढंग से बात को, तो जब भी वो चार लोगों के बीच होगा उसको लगेगा कि वो बात तो सुन नहीं पा रहा है, तो एक अंडर कॉन्फिडेंट वो होता चला जाएगा। तो सेंसरी प्रोसेसिंग भी हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेस को डायरेक्ट ट्रिगर करती है। कितनी अच्छी हम स्लीप लेते हैं, न्यूट्रिशन कैसा है, ये भी मैटर करता है। ऑफकोर्स बैलेंस न्यूट्रिशन जो होगा वो हमारी मेंटल हेल्थ, इमोशनल रेगुलेशन को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी उस तरीके से निकल कर आएगी। तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से डीपली कनेक्टेड हैं और ये हमारी बॉडी में बहुत साइलेंटली वर्क करते रहते हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत ही पावरफुल होता है। अब आ जाते हैं इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये कई बार पूछा गया है। तो कुछ टॉपिक क्या होंगे आपको, जैसे अब हम इमोशनल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इमोशनल और इंटेलेक्चुअल को मिक्स किया है। इंटेलेक्चुअल स्पेसिफिक हो गया, इमोशनल के अंदर ही आ जाएगा। हमारा इंटेलिजेंस जो है वो हमारे कॉग्निटिव एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, पर वो इमोशन का भी उसमें अपना रोल रहता है। तो इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल फैक्टर दो मेजर हो गए, जिनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। इमोशनल डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, जो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। हम कितने इमोशनली मेच्योर हैं। इमोशनल मेच्योर में क्या होता है, हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, मैंने कहा ना इमोशन और इंटेलिजेंस अलग अलग तो हम अभी समझ रहे हैं, लेकिन जुड़े हुए वो हैं दोनों। इमोशनल इंटेलिजेंट हम कितने हैं, हम अपनी फीलिंग्स को कितना मैनेज कर पाते हैं, कितना एम्पैथेटिक बिहेवियर है, कितना काम रिस्पॉन्स करते हैं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, ये हमारी इमोशनल मेच्योरिटी को दिखाता है। हमारे अर्ली इमोशनल एक्सपीरियंसेस कैसे थे, अब ये देखिए टॉपिक कुछ सेम हो जाएंगे ना, पर बात यहाँ पे कुछ और चल रही है, वहाँ पे किसी और सेंस में बात हो रही थी। हमने किस तरीके से हमारे बच्चे ने अपने पेरेंट्स का बिहेवियर देखा है, इमोशनल केयर देखी है, वो सारी चीज़ें अपना रोल प्ले करेंगी और वो एक इमोशनल डिटर्मिनेंट बन जाएगा
हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में, जो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। इमोशनल एक्सप्रेशन, इसका मतलब होता है कि हमारी एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्रेस इमोशंस अप्रोप्रिएटली, अपने इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करना और दूसरे के भी, ये कहलाता है इमोशनल एक्सप्रेशन के अंदर आएगा। जब हम अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे तभी हम अपने एग्रेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। हम समझ पाएंगे ना कि हम इस बात पर इसलिए गुस्सा हो रहे हैं, या हमें नहीं होना चाहिए, या हमें इतना ज़्यादा वायलेंट नहीं होना चाहिए, या हमें इतना काम रहना चाहिए। हम जब हम अपने इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं तो उनका एक्सप्रेशन भी उसी हिसाब से निकलता है। जिस चीज़ को आप मैनेज कर लेंगे इंटरनली, उसे एक्सप्रेस भी तो उसी हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो जाता है। फिर इसके अलावा सोशल इमोशनल लर्निंग भी है। अपने एक्सपीरियंसेस जो होते हैं हमारे पीयर ग्रुप के थ्रू, स्कूल के थ्रू, फैमिलीज़ के थ्रू, ये हमें बताते हैं कि डिफरेंट इमोशनल स्किल्स को हम कैसे लर्न कर सकते हैं। तो इन रिटर्न सपोर्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स लाइक कोऑपरेशन, एम्पैथी एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो हमारे इमोशनल डिटर्मिनेंट्स पर अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो हम, ये सब इमोशनल फैक्टर हो गए, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये इमोशनल फैक्टर्स हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करने में अपना रोल प्ले करते हैं। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द इमोशनल फैक्टर्स, तो कंटेंट यही रहेगा, एलैबोरेट तो कर सकते हैं लेकिन टॉपिक्स यही रहेंगे। फिर इंटेलेक्चुअल लेवल पर, अब इंटेलेक्चुअल का हमारा सीधी बात जो है वो कॉग्निटिव फंक्शनिंग से होती है। तो जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल डिटर्मिनेंट्स है वो होंगे जो हमारे कॉग्निटिव का पार्ट है, जैसे कि हमारी डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो पर्सन है उसकी जो एबिलिटी है, कितना क्रिटिकली वो सोच पाता है, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है, डिसीजन मेकिंग कर पाता है, ये सब उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में आती हैं। तो जैसे भी हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होंगी उसी के हिसाब से हमारी पर्सनैलिटी बनेगी, वो रिफ्लेक्ट करेंगी डायरेक्ट वे में। हमारी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर इफेक्टिव हैं तो आप देखिए ना, जो लोग बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं उन्हें लोग कहते हैं ना, ये तो इससे बात करके अच्छा लगा, मतलब उस पर्सन की पर्सनैलिटी अच्छी परसीव की जाती है जिसका कम्युनिकेशन अच्छा होता है, जिसका लैंग्वेज में वर्ड सिलेक्शन अच्छा होता है, जिसकी लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होती है। किसी भी लैंग्वेज में आप उठा के देख लीजिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लोग इंग्लिश की तरफ भागते हैं, आप एक कोई भी रीजनल लैंग्वेज ले लीजिए, अगर वो उस लैंग्वेज में बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है या अपनी मदर टंग में बहुत अच्छे से बात कर सकता है, उसकी लैंग्वेज पे प्रोफिशिएंसी है, तो उस पर्सन की पर्सनैलिटी अलग ही दिखती है बाकी लोगों से। लर्निंग एनवायरनमेंट, जो लोग रिच स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट को अट्रैक्ट करते हैं उनकी भी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये भी बात दूसरे सेंस में वहाँ पर हुई थी, क्या कि आप जैसा एनवायरनमेंट चूज़ करेंगे वैसा ही खुद को बिल्ड करेंगे। तो आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो इस पर भी डिपेंड करेगी कि आपने कैसा लर्निंग एनवायरनमेंट चूज़ किया है। इंटेलेक्चुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो अपनी पर्सनैलिटी को न केवल पॉजिटिव वे में परसीव करते हैं बल्कि शेप भी करते हैं। A person who believes in their ability to learn and grow is more likely to be motivated, confident and open to experiences. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स थे, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, सब तरीके के हमने फैक्टर्स को कवर कर लिया जिनका रोल होता है पर्सनैलिटी को शेप करने में। अब एक क्वेश्चन और भी बन सकता है जो इन सबको मिक्स करके बन जाए। यू नेवर नो कि एग्जाम में क्या आने वाला है, स्पेशली थर्ड पेपर में। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि रोल ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तो क्या ये इतने सारा लिखेंगे आपने, जो लगभग मैंने 5 या 6 पेज कवर करा दिए हैं? नहीं, इनमें से ये सारे जो येलो वाले हेडिंग दिख रहे थे ना आपको, अब वो बन जाएंगे मेन हेडिंग, और अंदर के 2-3 पॉइंटर्स, ज़्यादा नहीं, 2-2 पॉइंटर्स भी सब में आप लिखते हैं तो एक 10 मार्कर का बहुत अच्छा आंसर बन जाएगा। और अब मैं आपको ये बता दूं किस तरह से भी क्वेश्चन आया है कि रोल ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। तो डिफरेंट फैक्टर्स में आप 2-4 फैक्टर्स जो भी उठाना चाहें, लाइए मैं आपको एक बार बता ही देती हूँ यहाँ पे लाके, ये कि रोल ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स आया है जनरली। तो आपने क्या किया, 2 साइकोलॉजिकल, 2 बायोलॉजिकल, 2 एनवायरमेंटल, 2 फिजियोलॉजिकल, बहुत हो जाएगा इतना लिखने में, बहुत ज़्यादा आपका आंसर बन जाएगा, इतना भी काफ़ी है। 2 इमोशनल भी डाल दिए या एक किसी में कम कर दिया, इस तरीके से कुल मिला के आपका एक और आंसर बन जाएगा। इसीलिए मैंने कहा ये पार्ट ही ऐसा है जो आपको काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जाता है। अब एल्बर्ट बंड्यूरा की थ्योरी है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ये देखना चाहती हूँ कि हमारी जो क्लास है वो अब तो कुछ कहने की बात नहीं बची, 35 मिनट्स के अराउंड हो चुकी है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे चलेंगे और आगे के टॉपिक अगले में कवर करेंगे क्योंकि जल्दबाजी नहीं है, और एटलीस्ट आज इंट्रोडक्शन के साथ आप एक ही टॉपिक को बहुत डिटेल में और अच्छे से समझ के जा रहे हैं, और मैं श्योर हूँ कि ये पार्ट आपका रेडी हो गया होगा, अब बहुत अच्छे से अपना आंसर इसमें लिख पाएंगे। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, विच वुड बी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज़। तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, प्रीवियस वीडियोज़ देखते रहिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, सी यू सून, बाय बाय।